नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा उत्तराखंड जनमंच के मीडिया पार्टनर सिटीस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्षवर्धन और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की सीटों की, जिसमें से मुख्य हम जिला हरिद्वार की सीटों की बात करेंगे। क्यों हर्षवर्धन? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में मतदान हो चुका है और मतदान तक की स्थिति काफ़ी दिलचस्प बनी हुई थी, जहां की मतदान के अंतिम 2-3 दिनों में जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी, अपने माहौल को अपने पक्ष में कोशिश की जा रही थी करने की, वैसा कितना हो पाया है कितना नहीं हो पाया है उस बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। जी जी। सबसे पहली विधानसभा सीट रुड़की के बारे में बात करते हैं। रुड़की की विधानसभा के बारे में हर्ष बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के दो बड़े उम्मीदवार आमने और सामने थे। जी, क्यों, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन ये भाजपा और बनाम कांग्रेस नहीं, यहाँ पर सीधे तौर पर यशपाल राणा बनाम प्रदीप बत्रा इस पूरी विवाद को बनाने की कोशिश की गई थी और इसी आधार पर शायद यहाँ के वोटर्स ने भी वोट किया है, बहुत मास वोटर्स ने। हर्ष, आपने देखा कि यहाँ पर विकास के मुद्दों की बात ना कर, बिल्कुल यहाँ पर आपसी लड़ाई की बात ज्यादा की गई। जी जी, कहीं ना कहीं वोटर आपको देखिए, ये सीट रुड़की विधानसभा को हॉट सीट इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि ये एक व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर इस चुनाव को लिया जा रहा था और यहाँ पर मुद्दों को हाशिए पर रखा गया, इसमें कोई दुराय नहीं है। विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा करनी शायद उचित नहीं समझी गई है और रुड़की एक एजुकेशन हब है, यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर बातचीत हो, तो इसलिए शायद काफ़ी हद तक वो खफा होंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं है और यहाँ पर देखना ये होगा कि बीजेपी, जिसको लोग कमज़ोर समझ रहे थे और यशपाल राणा अपनी लहर मजबूत करने में सक्षम हो पाए थे, इसके बीच में क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल भी घटते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस हिसाब से यशपाल राणा के समर्थकों मैं मानता हूँ कि बीजेपी के वोटर्स को साइलेंट वोटर माना जाता है। हाँ, एक पार्टी का अपना एक साइलेंट वोटर होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। उसी संबंध में अगर हम चर्चा करें यहाँ पर रुड़की के अंदर, आप क्या समझते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, रुड़की में जाहिर तौर पर अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है किसी भी इलेक्शन में, और यहाँ पर अभी तक यशपाल राणा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और मतदान के बाद के भी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भी मजबूत स्थिति में यशपाल राणा है। लेकिन जो साइलेंट वोटर्स हैं उनका कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है और उनके कैलकुलेशन के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और ये मतदान प्रतिशत कहता है कि असमंजस की, देखिए, मतदान प्रतिशत जब डाउन हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को मिला है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और इस बार इसलिए भी शायद यशपाल राणा, मुझे ऐसा लगता है कि मजबूत स्थिति में अपने आप को काफी सेफ महसूस कर रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन कह नहीं सकते कि कौन होगा सत्ता में। वहीं दोबारा बात की जाए 2 नंबर पर, वहाँ भगवानपुर विधानसभा की, जी, एक ही परिवार से 2 उम्मीदवार मैदान में है, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों से। जी, और एक मैदान में सतपाल है भारतीय जनता पार्टी से, और वहीं परिवार की बात की जाए तो कांग्रेस से ममता राकेश हैं और बीएसपी से सुबोध राकेश हैं। कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है, जहां तक मैं समझता हूं, कि ये सीट जो भगवानपुर की सीट है, ये फिर परिवारवाद की ओर बढ़ चुकी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पूरा चुनाव बसपा बनाम कांग्रेस है और इसमें ममता राकेश ने पूरी कोशिश की है कि अपने माहौल में, अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए और काफ़ी हद तक सफल भी हुई है। लेकिन यहाँ साइलेंट वोटर्स के तौर पर काम कर रहा है बसपा का वोटर्स। और मतदान के बाद की स्थिति, मैं खुद काफ़ी हैरान था कि मतदान के बाद की स्थिति लोगों के सामने से निकल कर आ रही है कि बिल्कुल सीट बिल्कुल फंसी हुई है और यहाँ 50-50 मामला बना हुआ है ममता राकेश और सुबोध राकेश के बीच। लेकिन अभी कह नहीं सकते कि सत्ता में कौन आएगा, बिल्कुल सारी असमंजस की स्थिति। वहीं तीसरे नंबर पर बात करते हैं खानपुर विधानसभा की। जी, खानपुर विधानसभा से 4 बार से विधायक कुंवर प्रणव सिंह का टिकट काटा भारतीय जनता पार्टी ने, धर्मपत्नी देवयानी को टिकट दिया। जी। उसी के साथ अगर हम चलें तो दिनेश चौधरी को वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा। सुभाष चौधरी, समझ चाहूंगा, सुभाष चौधरी को वहां पर अपना प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने उतारा। उसी के साथ बीएसपी से एक बड़े दावेदार के रूप में रविंद्र पनियाला सामने आ रहे हैं। जी। क्यों? यहाँ पर हम बहुत ज्यादा इस विधानसभा सीट पर बात करनी बहुत जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी की निगाहें इस विधानसभा सीट पर बनी हुई थी। तो हम आपको अपना विश्लेषण यहाँ इस सीट का पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, अन्य राज्यों की भी कुछ जिलों की निगाह इस सीट पर टिकी हुई थी। यहाँ प्रणव सिंह चैंपियन को टिकट काटने के बाद की स्थिति शायद बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है और यहाँ टिकट कटने के बाद रविंद्र पनियाला काफ़ी मजबूत स्थिति में आए हैं। हालांकि पत्रकार उमेश कुमार ने सबको चकित किया है अपनी सक्रियता से, जिस तरह वो खानपुर विधानसभा में अपनी जगह बना पाए हैं और बिल्कुल उस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं कि मतदान के बाद, आप यकीन नहीं करेंगे, मतदान के बाद की स्थिति, वहाँ की जनता के जो रुझान आ रहे हैं सामने, जो आवाज़ उठ रही हैं कि इस बार निश्चित तौर पर पत्रकार उमेश कुमार निर्दलीय तौर पर चुने जा रहे हैं। लेकिन
10 तारीख को डिसाइड करेगी कि रविंद्र पनियाला और इनमें से इन दोनों की फाइट में से कौन बाजी मारने वाला है। जी, वही बात करी जाए, हरिद्वार में सबसे हॉट सीट पे कानपुर विधानसभा को माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश कुमार एक बड़ा चेहरा बन के आए, मात्र 3 महीने में चुनाव की तैयारी कर जी एक बड़े प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए। देखिए, एक बड़ा मजबूत दावा उन्हें वहां पर ठोका। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह संजय गुप्ता ने सवाल खड़े किए थे मदन कौशिक की भूमिका पर, और इस भूमिका को कहीं ना कहीं कनेक्ट ये भी किया जा रहा है कि यहाँ भी मदन कौशिक ने बीजेपी के लिए निगेटिव काम किया है। चलो वही बात करते हैं हम लक्सर विधानसभा की। जी, लक्सर विधानसभा से प्रत्याशी हैं संजय गुप्ता, जो निवर्तमान विधायक भी है। जी, वहीं पर बीएसपी से हाजी क्या नाम इनका, हाजी शहजाद वहां पर हैं और अंतरिक्ष सैनिक कांग्रेस से हैं। जी, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय गुप्ता लगभग रेस से बाहर हो चुके हैं और वो लोग खुद भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि वो उनको हराने में मदन कौशिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस बार श्यामवीर सैनी जो टिकट वितरण से काफ़ी नाराज थे, सैनी समाज को कहीं ना कहीं वो अलग करने में उन्होंने भूमिका निभाई है। और यहाँ कांग्रेस से अंतरिक्ष सैनी इस बार मजबूत इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बड़ी तादाद में सैनी समाज अग्रसर है इस तरफ। और इसके साथ साथ इस बार अगर शहजाद की बात की जाए तो शहजाद अंतिम क्षणों में कहीं ना कहीं कमज़ोर इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि दलित समाज इस बार वहाँ से टूटता हुआ नज़र आ रहा है बसपा से, शहजाद की तरफ से। तो यहाँ मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी फाइट से बाहर है, शहजाद और कांग्रेस के बीच सीधे सीधे तौर पर मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं मंगलोर विधानसभा की बात की जाए जी, वहां से काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी निवर्तमान विधायक हैं। जी जी। और सरबत करीम अंसारी जो हैं वो बीएसपी से कैंडिडेट हैं। वही भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं दिनेश पंवार जी। उनके बीच में बड़ा ही रोचक मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए, दिनेश पंवार इस ट्रायंगल से मैं बाहर निकालना चाहूंगा क्योंकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है और वहाँ का जो वोटर्स है वो सीधे तौर पर हाजी और काजी को ही फाइट में सीधे तौर पर देख रहा है। बिल्कुल। और इस बार अनएक्सपेक्टेड, इस बार जो अंसारी जी हैं वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाजी और काजी के बीच में काजी साहब इस बार काफ़ी परेशान नजर आते, उनकी फ्रस्ट्रेशन हालांकि एक वीडियो में देखने को मिली होगी। तो काजी साहब बहुत शांत है, बहुत सभ्य हैं और बहुत सलीके से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा अपना अग्रेशन दिखाया है तो शायद जाहिर है कि हाँ इस बार कहीं ना कहीं जी आपस में ही कहीं ना कहीं बिल्कुल घिसटते हुए दिखाई दे रहे हैं। झबरेड़ा विधानसभा की बात की जाए तो झबरेड़ा विधानसभा से बागी हुए राज्यपाल भाजपा में शामिल हुए, वहां से मजबूत दावेदार के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जाति जी आ रहे हैं। वहीं हरिदास जो पूर्व विधायक थे, उनके पुत्र भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य ब्रजवाल। कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये त्रिकोणीय मुकाबला मैं मानता हूं कि चुनाव प्रचार के शुरुआती क्षणों में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन टिकट वितरण के बाद जब राज्यपाल सामने आए और वीरेंद्र जाति सामने आए तो यहाँ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आदित्य ब्रजवाल रेस से बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ राज्यपाल का स्थिति मजबूत है, लेकिन यहाँ देशराज करणवाल विधायक रहे हैं और विधायक रहते हुए बीजेपी से लोग काफी कट चुके थे, हालत बड़ी खस्ता थी। जी। और टिकट वितरण में देरी के कारण शायद राज्यपाल को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, तो वीरेंद्र जाति यहाँ ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र जाति ही सीट को निकालने में ज्यादा सक्षम दिखाई दे रहा है। चलिए इसके साथ बात करते हैं कलियर विधानसभा की। समझ आऊंगा जी। कलियर विधानसभा से मुनीष सैनी भाजपा के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के चहेते माने जाते हैं, भाजपा से कैंडिडेट हैं। जी। और यहाँ पर जो मजबूत दावेदारी में फुरकान जो निवर्तमान विधायक हैं, एक मजबूत दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फुरकान काफी मजबूत है और सीट निकालने में सक्षम है। मुनीष सैनी इसलिए शायद इस बार कमजोर पड़ जाए क्योंकि इतिहास ये है कि सैनी समाज कभी भी एकजुट होकर बीजेपी को वोट वहां पर उन्होंने नहीं दिया है क्योंकि सैनी कैंडिडेट वहां पर था, ऐसा कहा जाता है। और इस बार एक फैक्टर ये भी है कि सैनी समाज से बसपा से कैंडिडेट सुरेंद्र सैनी भी हैं, वो भी एक अच्छा खासा वोट अपने पक्ष में रखने वाले हैं इस बार। और यहाँ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फुरकान ही मजबूत स्थिति में जीतने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। वही ज्वालापुर की अगर बात करें, विधानसभा ज्वालापुर की, सुरेश राठौर जो निवर्तमान विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास कर उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने रवि बहादुर को मैदान में उतारा। जी। यहाँ पर सुरेश राठौर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरेश राठौर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे काफी लोग नाराज हैं और एक पूरा समाज भी उनसे काफी नाराज चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर्ष की कहीं ना कहीं सुरेश राठौर को फिर भी कहीं ना कहीं जनता का साथ जरूर मिलेगा। देखिए, पार्टी के हित बीजेपी से हटकर लोग उनसे गणना कर रहे हैं जी। तो यहाँ बिल्कुल सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है कि सीट निकालने में कौन सक्षम है कौन नहीं है, लेकिन यहाँ इस बार मुश्किलें पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं
सुरेश राठौर के लिए। बिल्कुल। उसके बाद बात की जाए ज्वालापुर विधानसभा की। जी जी जी, ज्वालापुर विधानसभा से हो गई ज्वालापुर तो हो गई है। उसके बाद की जाए रानीपुर विधानसभा की। जी जी, रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान भारतीय जनता पार्टी से हैं और राजवीर चौहान वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पूरा मामला 50-50 है और यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी कहना अभी संभव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो मुकाबला बिल्कुल बराबर। वही बात की जाए यहाँ हरिद्वार शहरी विधानसभा सीट की। बिल्कुल, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में हैं। जी। और जहां तक मैं समझता हूं हर्ष, बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। बिल्कुल और बिल्कुल, असमंजस की स्थिति पूर्णतः यहाँ पर दिखाई बिल्कुल जैसा कहा जाता रहा है कि हर बार ये कहा जाता था कि मदन कौशिक को वहां से हटने वाला कोई नहीं है, लेकिन बिल्कुल। इस बार बिल्कुल भी उनके लिए सहज स्थिति नहीं बनी हुई है और सतपाल ब्रह्मचारी बहुत मजबूती के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा है और मतदान के बाद स्थिति बिल्कुल ये बनी हुई है कि वहां पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है और बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे मदन कौशिक इस बार हरिद्वार। वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी वहां सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, वहां पर भी बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। वहां पर अंतिम सीट की बात की जाए हरिद्वार ग्रामीण की, तो हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वर आनंद वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुपुत्री अनुपमा रावत कांग्रेस से मैदान में है। जी, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला वहां बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अनुपमा रावत जिनको कि टिकट वितरण में काफी देरी का सामना करना पड़ा और यहाँ उनको सीधे तौर पे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अनुपमा रावत अंतिम क्षणों में अपने पाले में ये पूरा गेम करने में समर्थ जरूर हुई है, लेकिन अभी भी स्वामी यतीश्वरानंद काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। तो नरेश शर्मा, अगर जाहिर तौर पर नरेश शर्मा जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो भी अपनी अच्छी सक्रियता उन्होंने रखी है, बिल्कुल। तो वो सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है कांग्रेस को। जी, इसके साथ एक बात करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी एक बड़ा चेहरा बनाकर यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आई थी और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आई। देखिए, आम आदमी पार्टी का वजूद इसलिए भी इस बार खत्म है क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड की हर परिस्थितियों में काफी अंतर है और हरीश रावत जी ने बात बिल्कुल सही कही है। उत्तराखंड को समझना, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना, यहाँ के मुद्दों को समझना शायद उनको अभी बहुत वक्त लगेगा और इसलिए यहाँ से इस गेम से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। हालांकि कुमाऊं मंडल में कहा यह जा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी सीट निकालने में सक्षम हो सकती है, लेकिन जब से यशपाल आर्य मुझे लगता है कि कांग्रेस में आए हैं तब से ये उनकी भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो जहां तक हमने एनालाइज किया है उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के बारे में अगर बात करें तो लंबा समय हो जाएगा, इसलिए हमने हरिद्वार की आज बात की। आगे हम अगली जिलों की विधानसभा सीटों के बारे में आपसे बात करेंगे और जहां तक समझते हैं हरिद्वार विधानसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं उत्तराखंड की सरकार बनाने में। क्यों? बिल्कुल जाहिर तौर पर। और यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सही स्थिति में नहीं है और यहाँ कांग्रेस की बात की जाए हर्ष, वो भी कहीं सही स्थिति में नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको इसके कारण भी बता सकता हूँ कि यहाँ मुद्दे भले ही हाशिए पर रखे गए हों, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम राजनीति बहुत हटकर चलता है उत्तराखंड की राजनीति और यहाँ ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बार कांग्रेस जो मतदान के बाद की स्थिति लोगों के सामने आ रही है कि जिस तरह संजय गुप्ता ने अपनी वीडियो रिलीज की है वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, तो विकेट अगर उसके बारे में बात की जाए तो एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ यहाँ पर आ चुका है कि अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, ऐसा लगाना बहुत बड़ी बात। ये आरोप इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर श्यामवीर सैनी ने जो लगाए थे, संजय गुप्ता जी लगा चुके हैं, भगवान सैनी लगा चुके हैं। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो लगातार निशाना बना रहे हैं मदन कौशिक को उनकी भूमिका को लेकर और यहाँ वो चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग कभी अपनी पहचान, सामाजिक राजनीतिक पहचान ना बना पाए, इसलिए वो इस तरह की कोशिश करते हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अगर ऐसा वाकई में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा पा रहे हैं तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार विधानसभा सीटों पर बीजेपी काफी बैकफुट पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर गुटबाजी नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर नुकसान होगा। जैसे कि अब देखते हैं, हम देखते भी हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी होती है और एक बार कांग्रेस होती है, तो कहीं ना कहीं वो रोटेशन दोबारा तो नहीं लागू। देखिए, ये तो मैच एक इत्तेफाक है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा कोई फैक्टर हो सकता है एनालाइज करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि इस बार हरीश रावत जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी मजबूत रहे हैं, भले ही अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं किया गया है और उन्होंने कांग्रेस को जो मजबूती यहाँ दी है वो शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भले ही यहाँ का वोटर्स खुश ना हो, लेकिन वो हरीश रावत को जरूर पसंद करता है और हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार ज़्यादा प्रभावशाली तौर पर चुनाव लड़ रही है और सत्ता में आने की स्थिति में लगभग पहुँचती नजर आ रही है।
तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा उत्तराखंड की विधानसभा का, जी जी, कौन सा दल सत्ता में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, अन्य जिलों की भी आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। मेरे सहयोगी मेरे साथ आज हर्षवर्धन जी हैं और मैं अमित कुमार शर्मा। आप इसी प्रकार हमारे चैनल को प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।